लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब दामिन अपने जर्नी के दौरान सिल्वा को अपना नाइट बना रहा था कि तभी अचानक से उसे भनक लगे बिना एक मिस्टीरियस बंदा वहां आ जाता है। दामिन उसे देखकर कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही उसका सर उसके तन से अलग हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर दामिन का सर उसके धड़ से अलग हो चुका था, लेकिन अगले ही सीन दामिन वापस से अपने सर को अपने धड़ के पास पाता है और वो घबराते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या ये सब कुछ इल्यूजन था। वो उस मिस्टीरियस बंदे को देखते हुए ये कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। तभी ये मिस्टीरियस बंदा अपने चोगे को हटाते हुए ये कहता है कि आज का जो मून है वो कुछ ज्यादा ही चमकदार है। दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि हमारे बीच का गैप इतना ज्यादा होगा कि मुझे उसके सामने ऐसा लग रहा है कि मैं उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाऊंगा जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि ये बंदा मेरे प्रीवियस लाइफ का राइवल था जो कि ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है, एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन एओस। वो आगे ये कहता है कि मुझे ये चीज मेरे पास्ट लाइफ के अंदर भी फील हुआ करती थी कि मैं ये कभी पता नहीं लगा सकता हूँ कि आखिर ये बंदा अपने मन के अंदर क्या सोच रहा होगा। वहीं पर वो आगे एओस से ये पूछता है कि मुझे ये सुनने में आया था कि आप बाकी मिशंस में बिजी थे, तो क्या आप मेरे पीछे आए हैं। इस पर एओस उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है, बल्कि वो अपने कपड़े के अंदर हाथ डालने लगता है। ये देखकर दामिन को कुछ गलत फहमी हो जाती है और वो घबराते हुए ये कहता है कि रुकिए, मैंने भले ही डार्क माना का इस्तेमाल किया लेकिन मैं एक डार्क मेज नहीं हूँ, प्लीज आप मेरे बात को पहले सुने। वहीं पर दामिन अपनी सफाइयां दे ही रहा था कि तभी जो एओस होता है वो अपने कपड़े के अंदर से एक व्हाइट बैंडेज में बने हुए सामान को बाहर निकालते हुए ये कहता है कि रास्ते के अंदर जो ये चाबी था वो इस तरफ इशारा कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। वहीं पर ये सुनकर दामिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एओस ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो ये सामान है वो तुम्हारे पास ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर दामिन उस कपड़े के अंदर वाले सामान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एराबोस का एक फ्रेगमेंट होता है। एओस दामिन से ये कहता है कि मैं तो बस इस सामान को और एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए आया हुआ हूँ। इस पर दामिन हैरान होते हुए यह कहता है कि क्या आपको ये पता नहीं है कि आखिर वो क्या सामान है, या फिर आप जानते हुए वो सामान मुझे दे रहे हैं। इस पर एओस ये कहता है कि मुझे ये पता है कि ये एक खतरनाक आइटम है, लेकिन उसने ये कहा था कि इस सामान को तुम्हें देना चाहिए। दामिन ये पूछता है कि किसने कहा था। एओस ये बताता है कि दामिन हाक्सिन जो किस्मत है वो चेंज होना चालू हो गई जब तुमने अपना जर्नी चालू किया था, और इन चेंजेस की वजह से इन आइटम्स की जो किस्मत है वो भी चेंज हो चुकी है। इस पर दामिन हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या डीमन स्वर्ड एराबोस की किस्मत। एओस ये कहता है कि आखिर तुम क्या डीमन स्वर्ड के बारे में बात कर रहे हो, ये कोई भी डीमन स्वर्ड नहीं है। यह सुनकर दामिन हैरान हो जाता है। एओस ये कहता है कि ये एक चाबी है जिसने की स्वर्ड का शेप ले रखा है, हत्ता कि मुझे भी ये पता नहीं है कि आखिर ये क्या ओपन करता है। इस पर दामिन हैरान होते हुए यह पूछता है कि आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता। एओस इस स्वर्ड को दामिन की तरफ भेजते हुए यह कहता है कि ये सारी जो बातें हैं वो मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है, बल्कि उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी, और उसने ये भी कहा था कि इस आइटम और एक मैसेज को तुम्हें देना है, और वो मैसेज ये है कि इन सारे फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करते हुए इस की को कंप्लीट करना है। वहीं पर जो एराबोस का ये फ्रेगमेंट होता है वो दामिन के पास जाते के साथ ही उसके स्वर्ड मार्ग के अंदर चला जाता है। एओस आगे ये बताता है कि जब तुम पहले की तरह इन चाबियों को खोज लोगे तो मेरे पास आना। यह सुनकर दामिन और भी चौंक जाता है, क्योंकि इस मैसेज में पहले की तरह बोला गया होता है। इसलिए वो ये पूछता है कि आखिर वो
कौन है। इस पर एओस यहाँ से डिसअपियर होते हुए ये कहता है कि वो अल्फाइम के अंदर मौजूद है। ये सुनकर दामियन ये सोच रहा था कि क्या ये लेजेंडरी किंगडम ऑफ एल्प्स के बारे में बात कर रहा है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें वेपन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़े से शीशे के सामने घुटने टेका हुआ था। वहीं पर उस शीशे के अंदर से दोर्गो से ये कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए दूर क्या गया, मुझे काफी अजीब रिपोर्ट मिल रही है। सबसे पहले तुमने सोल एब्जॉर्बिंग डीमन स्वर्ड और एक मास्टर क्लास के डार्क नाइट को खो दिया और मुझे ये भी सुनने को आ रहा है कि तुमने एम्परर के सामने काफी गंदी हार का सामना किया। मुझे अब सोचने पर मजबूर हो रहा है कि क्या मुझे सच में तुम्हें डीमन स्वर्ड्स को सौंपना चाहिए था। एहोतेप, तो वेपन मास्टर का नाम एहोतेप है। इस पर एहोतेप घबराते हुए ये कहता है कि लॉर्ड दोर्गो, मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे एक बेवकूफ स्टूडेंट ने काफी गंदा काम किया। हालांकि जो सिल्वा था वो मेरे मास्टर क्लास डिसाइबल्स में से सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए उसकी हार ज्यादा मायने नहीं रखती है। और जो उसका बेटा जोशुआ था वो तो और भी ज्यादा यूजलेस था। इसलिए जबकि उन लोगों ने एम्पायर की इवेंट के अंदर कचरा फैलाया है तो ये हमारे फेवर के अंदर काम करेगा। इस पर दोर्गो ये कहता है कि लेकिन जो डीमन स्वर्ड तुमने खोया है वो काफी ज्यादा बुरी बात थी, इसलिए अब से जितने भी डीमन स्वर्ड्स आने वाले टाइम के अंदर आएंगे तुम्हें उनके क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम सौंपा जाता है और तुम इस बात को भूलना मत एहोतेप। इसके लिए वेपन मास्टर एहोतेप मान जाता है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि मैं हिम्मत करके आपसे विक्टर द फायर और कतर के बारे में पूछना चाहता हूँ, आखिर हम लोग उसका खेल समाप्त कैसे करेंगे। इस पर दोर्गो हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या विक्टर, क्या तुम्हारा मतलब उस डार्क मेज से है जो कि सिंडिकेट के ऊपर हमला कर रहा है। इस पर वेपन मास्टर ये कहता है कि हाँ ये बात सही है। अगर हम लोग एम्पायर के इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उसने ही सिल्वा का ये हाल किया है। दोर्गो ये कहता है कि क्या उसने ये किया, क्या जो उस जैसा एक तुच्छ कॉर्प्स पपेटियर है वो एक मास्टर क्लास के डार्क नाइट को मार सकता है। इस पर वेपन मास्टर ये बताता है कि हाँ, जहाँ पर फाइट हुआ था डार्क मैजेस के निशान मिले हैं लेकिन वो लगभग पूरे तरीके से इरेज्ड हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर काफी अजीब चीज हुई। उस बेटल फील्ड के अंदर जो सराउंडिंग एरिया था उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जगह हजारों साल पहले तबाह की गई होगी और इससे हमने ये कंफर्म किया है कि वहाँ पर ब्लैक कोलैप्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर ये सुनकर दोर्गो गुस्सा करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ब्लैक कोलैप्स है वो तो एराबोस की एबिलिटी है, क्या उसने ही एराबोस को चुराया है। अगर ये बात सच है तो हमें जल्दी से उसे हासिल करना होगा। लेकिन ये टास्क वेपन मास्टर जो कि आर्मामेंट से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है उसे देना काफी रिस्की होगा, क्योंकि जो एहोतेप है अगर उसे इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो उस स्वर्ड को अपने लिए हासिल करने का सोचेगा। वो ये सब सोचकर एहोतेप से ये कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं किसी को उसे जिंदा पकड़ने के लिए भेज दूंगा। ये सुनकर वेपन मास्टर हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या उसे जिंदा पकड़ना है। वहीं पर वो आगे दोर्गो से ये कहता है कि क्या आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करते हैं। इस पर दोर्गो ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और काम करने को नहीं है। इस पर वेपन मास्टर ये कहता है कि हाँ, मुझे टैलेंटेड बंदों को खोजकर डेथ नाइट के अंदर चेंज करना है और मैं इस बात को भूला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ। एक टैलेंटेड इंडिविजुअल जिसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है वो अपीयर हुआ है। इस पर दोर्गो ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। वेपन मास्टर आगे ये बताता है कि विक्टर जिसने कि सिल्वा को मारा था उससे पहले 3 हाई क्लास के लोग सिल्वा के ऊपर अटैक करने के लिए गए हुए थे और उन सब के पास काफी ज्यादा अच्छी पोटेंशियल थी। एक के पास तो स्टिग माता थी और दूसरे मर्सनरी किंग की बेटी और तीसरा शख्स जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल था वो भी उनमें था, जिसे कि एम्परर के तौर से हेवनली स्वर्ड का टाइटल भी मिल चुका है। वो है दामियन हाक्सेन। वहीं पर दामियन हाक्सेन का नाम सुन
सुनकर दोर्गो को कुछ अजीब लगता है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि जो तुम्हारे ये एक्सप्लेनेशन था वो तो कुछ ज्यादा ही उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। इस पर वेपन मास्टर कुछ भी नहीं कहता है। दोर्गो ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, दामियन हाक्सिन, हाँ दामियन हाक्सिन, ये नाम तो मुझे पहले कहीं सुना सुना सा लग रहा है। आखिर जो ये नाम है वो मेरे जीप के द्वारा इतने अच्छे से क्यों बोल पा रहा हूँ। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें दामियन को दिखाया जाता है जो कि कुछ दिनों के बाद होली चर्च हेड क्वार्टर्स के सामने आ चुका था। तभी जो एग्नेस होती है वो दामियन से ये कहती है कि सर दामियन, आपका स्वागत है होली चर्च के अंदर। वो आगे ब्लश करते हुए ये कहती है कि जैसा कि मैंने प्रोमिस्ड किया था मैं आपको गाइड करूंगी, क्योंकि जो ये चर्च है वो काफी ज्यादा लार्ज है, इसलिए आप मेरे नजदीक रहकर मुझे फॉलो करिएगा। वहीं पर उसके इस अजीब सी रिएक्शन को देखकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो तो काफी अच्छे मूड के अंदर लग रही है, क्या वो अपने घर आई हुई है, इसलिए वो खुश है क्या। वहीं पर सामने गेट की तरफ जाते हुए एग्नेस ये बताती है कि चलो आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से जो गेट वाले सोल्जर्स थे वो उन लोगों को रोक लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें चर्च के अंदर जाना मना है। इस पर एग्नेस ये कहती है कि मैं बर्निंग वन से एग्नेस हूं और मुझे ये काम दिया गया है कि मुझे सर दामियन हाक्सिन, जिसे कि चर्च ने इनवाइट किया है, उन्हें अंदर लेकर जाना है। वहीं पर दामियन का नाम सुनते के साथ ही ये सोल्जर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ये पूछते हैं कि क्या ये वही फेमस वन है जिसने कि सब्जुकेशन में हमारी काफी ज्यादा हेल्प की थी। वो खुश होते हुए दामियन से ये कहते हैं कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा होनर की बात है कि हम सामने से आपको देख पा रहे हैं। इस पर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो लोग कॉर्प्स पेपियर वाले हादसे के बारे में बात कर रहे थे। वहीं पर दामियन का नाम सुनते के साथ ही अंदर की तरफ से चर्च के और भी नाइट्स आते हुए ये कहते हैं कि ये वही होनररी नाइट दामियन हाक्सिन है। उनका जो लुक है वो तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। ये एक ऐसे नाइट है जो कि पलादीन से ज्यादा डिपोत रखते हैं। उनसे मिलकर तो काफी ज्यादा हुनर हुआ और इसी तरीके से काफी सारे पलादीन्स दामियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर दामियन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं तो ये बात भूल ही गया था कि किस रीजन की वजह से मैं जब भी चर्च के लोगों से मिलता हूँ तो मैं काफी थक जाता हूँ। तभी जो ये सारे लोग होते हैं वो दामियन को घेर कर ये कहते हैं कि प्लीज आप हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लें। वहीं पर ये देखकर एग्नेस दामियन से कुछ कहने वाली होती कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो दामियन से चिल्लाकर ये कहती है कि सर दामियन दोज कीजिए। ये सुनते के साथ इस दामियन की नजर ऊपर की तरफ बढ़ती है जहां पर एक बंदा उड़ता हुआ सीधा उसके पास आ रहा था और वो काफी पावर के साथ नीचे दामियन के ऊपर लैंड करता है, लेकिन मौका रहते दामियन विक्टर के साइड पर हट जाता है। तभी वो नीचे आया हुआ बंदा दामियन से ये कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस बूढ़े आदमी के सरप्राइज अटैक को दोस्त कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी र्यूमर से फैल रही थी वो बेकार नहीं थी। इस पर दामियन अपने आप को संभालते हुए ये कहता है कि अगर आपने सीरियसली अटैक किया होता तो मैं उससे कंफर्म दोज नहीं कर पाता। आखिर कौन ऐसा शख्स है जो कि एक ग्रैंड मास्टर के अटैक को दोज कर पाए? क्या मैंने सही नहीं कहा? एल्डर चुंग इयोम। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एल्डर चुंग इयोम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहे थे। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इनके बारे में बताया जाता है ये चर्च के कॉम्बैट पावर में नंबर 1 में आते हैं और साथ ही साथ ये 5 सेंट्स में से एक सेंट है जिनका नाम चुंग इयोम है। ये सुनकर चुंग इयोम खुश होते हुए ये कहता है कि काफी टाइम हो चुका है एक यंगस्टर के मेरे सामने अपीयर हुए जो कि मेरे खून को पहले की तरह गर्म कर सकता है। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। वहीं पर वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि चलो फाइट करते हैं। तभी पीछे की तरफ से एक ओल्ड लेडी उन्हें आवाज लगाते हुए कहती है कि नहीं। ये सुनते के साथ ही चुंग इयोम अपने पावर को बंद करते हुए कहता है कि मैंने अभी तक फाइट शुरू नहीं किया है। वहीं पर ये देखकर दामियन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि एक ऐसी बूढ़ी लेडी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट 5 सेंट्स में से एक सेंट को नर्वस कर सकती है और बाकी पलादीन्स और एग्नेस के सरप्राइज रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत होगी
जाएगी। और ऐसा ही होता है, सारे पलादीन्स उस लेडी को होली एम्प्रेस कहकर पुकारते हैं। तभी जो ये होली एम्प्रेस होती है वो दामियन से ये कहती है कि सर दामियन, आप मेरे भाई के इस रूडनेस के लिए माफ कीजिएगा, इसने अभी तक अपने फाइट करने वाले हैबिट को ठीक नहीं किया है। वहीं पर मैं पूरे अच्छे तरीके से होली एम्प्रेस के बारे में बताया जाता है, जो कि इस चर्च की होली एम्प्रेस है और उनका नाम वेटलाना है। वहीं पर दामियन आगे होली एम्प्रेस को ग्रीट करते हुए यह कहता है कि होली एम्प्रेस, आपसे मिलना ये काफी ज्यादा होनर की बात है। वहीं पर होली एम्प्रेस दामियन को देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि मैंने काफी दफा काउंटलेस सोल्स के इनर डेप्थ के अंदर देखा था, लेकिन ये पहली दफा है कि मैं ऐसे शख्स को देख रही हूँ जिसकी सोल काफी ज्यादा डिवाइन और नोबल है। हालांकि वो आगे दामियन से ये कहती है कि आपने चर्च के ऊपर काफी बड़ा एहसान किया है, जिससे कि हम लोग कभी भी पूरे तरीके से उतार नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपने जो हमारे ऊपर एहसान किया है उसके बदले रिवॉर्ड देना चाहते हैं। वो आगे ये कहती कि मुझे ये पूछने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आपको उस स्वर्ड को उठाए हुए कितना टाइम हो चुका है? इस पर दामियन अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि जबकि मैं रिग्रेस तो हो चुका हूँ और मैंने दोबारा इसे शुरू किया है, तो वो आगे सोचते हुए ये कहता है कि मुझे सोचने दीजिए, लगभग आधा साल हो चुका है। ये सुनकर चुंग योम ये कहता है कि क्या आधे साल के अंदर तुम हाई क्लास में पहुंच गए? एम्प्रेस ये कहती है कि मुझे इसके बारे में पता था। अगर मैं आपके ओवरवेलमिंग टैलेंट के बारे में बात करूं तो अगर उसे फिजिकल डेवलपमेंट से कंपेयर किया जाए तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट काफी पीछे रह चुका है, और इसी कारण से हमारे चर्च के पास आपके लिए एक परफेक्ट रिवार्ड है, इसलिए आप हमारे पीछे आए। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें चुंग योम को दिखाया जाता है, जो कि एम्प्रेस से ये कह रहा था कि होली एम्प्रेस, आप ये नहीं कर सकते हैं। आखिर आप एक आउटसाइडर को फर्स्ट होली एम्परर के सलाइन के ऊपर कैसे ला सकते हैं, जिससे कि सिर्फ स्पेशल ग्रेड के पलादीन्स को आने की इजाजत है? इस पर एम्प्रेस ये कहती है कि मुझे इसके बारे में पता है, इसलिए चुंग योम चिल्लाना बंद करो। वहीं पर दामियन हैरान होकर ये पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है? एग्नेस ये बताती है कि ये वही जगह है जिसके बारे में मैंने सिर्फ रूमर्स के अंदर सुना था। इस पर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मैंने कभी भी चर्च के अंदर कदम नहीं रखा था, इसलिए मुझे ये पता नहीं है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। एम्प्रेस दामियन से ये कहती है कि ये एक ऐसी आरामदायक जगह है जहाँ पर फर्स्ट होली एम्परर की सोल आराम करती है। इस पर दामियन ये पूछता है कि क्या फर्स्ट होली एम्परर वो तो हजारों साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे ना? इस पर एम्प्रेस इस दरवाजे के ऊपर कुछ पावर को लगाते हुए ये कहती है कि जो कोई भी यहाँ आता है तो जो पहले होली एम्परर होते हैं वो उसका इंटरव्यू लेते हैं, और इसके बाद उस पर्सन के अंदर जिसकी भी कमी होती है वो इसके लिए उसका हेल्प करते हैं। हालांकि जब कभी भी वो एक इंटरव्यू लेते हैं तो उनका सोल का एक हिस्सा कंज्यूम हो जाता है, तो काफी कम ही ऐसे पलादीन्स होते हैं जिनको ये मौका मिल सकता है। वहीं पर वो आगे जाने वाले रास्ते को खोलते हुए ये कहते हैं कि तुम वो पहले आउटसाइडर होगे जिसके सोल के ऊपर मुझे यकीन है, और मुझे पक्का ये बात पता है कि जो फर्स्ट होली एम्परर है वो आपको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। वो आगे ये बताती है कि आप अंदर की तरफ जाए, क्योंकि आप ही बस अंदर जा सकते हैं, हम लोग बाहर इंतजार करेंगे। वहीं पर दामियन सामने के नजारे को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि वो तो तभी एम्प्रेस ये कहती है कि अगर आप सामने रखे हुए होली स्वर्ड के सामने प्रे करेंगे तो आप उनसे मिल पाएंगे। वहीं पर यह सुनकर दामियन अंदर की तरफ चला जाता है जहां पर सामने की तरफ होली स्वर्ड होता है। तभी जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है। वहीं पर बाहर की तरफ विक्टर एग्नस से ये पूछता है कि क्या जो पहले होली एम्परर है सर दामियन के आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें बाहर तो नहीं फेंक देंगे ना? इस पर एग्नस ये कहती है कि मुझे शक है कि वो ऐसी चीजें करेंगे। तभी चुंग योम ये कहता है कि अगर उसे सिर्फ बाहर ही फेंका जाएगा तो वो काफी लकी होगा। इस पर एग्नेस ये पूछती है कि मास्टर आखिर आपका इससे क्या मतलब है? चुंग योम ये कहता है कि मुझे ये पता नहीं है कि जो होली एम्प्रेस है वो क्या चाल चल रही है,
हैं, लेकिन जो इंटरव्यू है वो कोई सिंपल इंटरव्यू नहीं होता है। ये सुनकर एग्नेस परेशान होते हुए ये कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि ये दामिन के लिए खतरनाक हो सकता है। चुंग इयोम ये कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो जो पहले होली एम्परर का गुस्सा है वो मुझसे भी काफी ज्यादा बढ़कर है। अगर जो वो बच्चा है वो अनलकी निकलता है तो शायद से वो मारा जा सकता है, और ऐसा ही होता है। इंटरव्यू के दौरान जो पहले एम्परर का सोल था वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक दामिन के ऊपर कर देता है, जिसे कि काफी मुश्किल से दामिन डॉज कर पाता है। और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या तुम इससे एक इंटरव्यू कहते हो, अचानक से सामने की तरफ आते हुए मेरे ऊपर अटैक कर देना। तो क्या जो मेरे सामने एक जाइंट है वही लेजेंड्स में से एक लेजेंड है जिसने कि अपने खाली शरीर से ड्रैगन के सर तक को कुचल दिया था। वहीं पर इसी के साथ ही इस चर्च के फर्स्ट होली एम्परर बारतोलियो को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए दामियन से ये कहता है कि तुम्हारे अंदर तुम एनर्जी की बिल्कुल भी कमी नहीं है और मुझे ये पसंद आया, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम एक पलादीन होगे। आखिर तुम कौन हो? अच्छा रुको, जब तुम इंटरव्यू को पास कर लोगे तब जाकर मैं तुम्हारा नाम सुनूंगा। इस पर दामियन ये पूछता है कि आखिर मुझे इंटरव्यू को पास करने के लिए क्या करना होगा? बारतोलियो ये कहता है कि तुम्हें बस अपने पोटेंशियल को दिखाना होगा जो कि मुझे सेटिस्फाई कर सके, या फिर मेरे इस शरीर के अंदर एक अटैक को लगाना पड़ेगा। वहीं पर यह सुनकर दामियन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि उस बुद्धि ने तो मुझे थक दिया, उसने सिर्फ इंटरव्यू कहा था, उसने ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करी थी। वो आगे फर्स्ट होली एम्परर से ये कहता है कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे जितने भी फेवरेट वेपन्स थे मैंने उन्हें फिलहाल में खो दिया है, तो क्या मैं आपके पीछे होली स्वर्ड को बोरो कर सकता हूँ कुछ वक्त के लिए? इस पर फर्स्ट होली एम्परर ये कहते हैं कि क्या तुम उस डाउन के बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम उसे बाहर निकाल सकते हो तो तुम ये कर सकते हो। यह सुनकर दामियन हैरान हो जाता है। फर्स्ट होली एम्परर ये बताते हैं कि जितने भी पलादीन्स यहाँ पर आते हैं उस होली स्वर्ड को चैलेंज करते हैं, लेकिन यहाँ तक कि चुंग इयोम जो अपने प्राइम पर था वो भी उससे बाहर नहीं निकाल पाया था। अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं तुम्हें वो स्वर्ड दे दूंगा। यह सुनकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो चर्च का रिवार्ड है वो काफी ज्यादा ललचाने वाला है, लेकिन आखिर में इस जैसे मॉन्स्टर को कैसे हराऊंगा? मैं जैसे ही इस जगह पे आया तो मुझे ये एहसास हो चुका था कि जो वो स्वर्ड है वो बाहर की जगह से काफी ज्यादा बेहतरीन रिवार्ड हो सकता है। तो चलो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं इंटरव्यू के अंदर हार चुका हूँ। वहीं पर वो स्वर्ड की तरफ बढ़ते हुए यह कहता है कि आपने ये बताया कि सभी लोगों ने कोशिशें करी, तो मुझे भी एक चांस दीजिए। इस पर होली एम्परर इसके लिए मान जाता है। वो आगे ये कहते हैं कि लेकिन तुम निराश मत होना, अगर ये काम नहीं करता है तो। इस पर दामियन होली स्वर्ड की तरफ बढ़ते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं अब होली स्वर्ड के नजदीक आ चुका हूँ। वहीं पर वो अपने एराबोस वाले टैटू बने हाथ को सामने करते हुए यह कहता है कि जैसे मैंने इसे देखा तो मेरे लेफ्ट हैंड में बने हुए इस टैटू ने रिएक्ट किया। वहीं पर वो जैसे ही उस होली स्वर्ड की तरफ अपना लेफ्ट हाथ आगे बढ़ाता है तो ये होली स्वर्ड भी अजीब सा पर्पल एनर्जी रिलीज करना चालू कर जाता है और उसके अंदर से एराबोस का एक फ्रेगमेंट बाहर की तरफ निकल जाता है। ये देखकर फर्स्ट होली एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर दामियन उस फ्रेगमेंट को देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये आइडिया नहीं है कि आखिर ये आइटम चर्च के अंदर क्या कर रहा है, लेकिन ये पक्का एराबोस का एक शार्ड है। उसकी ये कहते के साथ ही वो हिस्सा उसके टैटू के अंदर चला जाता है। वहीं पर वो खुश होते हुए आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि अब मुझे हल्का से ये प्रिटेंड करना है कि मैं फाइट कर रहा हूँ, तब जाकर मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं हार चुका हूँ और मैं अब बाहर चला जाऊंगा। वहीं पर वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से जो होली एम्परर थे वो पीछे की तरफ से काफी ज्यादा पावर के साथ दामियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पर इस अचानक से हमले को रोकने के लिए दामियन अपने 3 रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन उस अटैक से टकराकर दामियन दूर जाकर गिरता है। वहीं पर फर्स्ट होली एम्परर गुस्सा होते हुए यह कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन होते हुए इस होली सेक्रेट
प्लेस पर आते हुए उस सील्ड ऑब्जेक्ट को चोरी करने के लिए। मैं तुम्हें इसके बदले छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर इस अटैक के कारण डायमंड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो खून की खांसी करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि थर्ड रिंग के बावजूद भी मैं इतना जख्मी हो गया। वहीं पर वो आगे अपने आप को संभालते हुए होली एम्परर से ये कहता है कि रुकिए, आपको कुछ गलत फहमी हुआ है। मैं एल्फाइम के ऑर्डर पर एराबोस के हिस्से को इकट्ठा कर रहा हूँ। वहीं पर एल्फाइम का नाम सुनकर फर्स्ट होली एम्परर भी हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि क्या वो वही औरत है। वहीं पर वो दामन के ऊपर चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि एल्फाइम काफी हजार सालों से अपने एग्जिस्टेंस को छुपाई हुई थी, तो आखिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हें वो ऑर्डर्स देने के लिए अपने 1000 साल की चुप्पी को तोड़ देगी। क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लूंगा? इस पर दामन उनके पास जाते हुए यह कहता है कि आप इसके ऊपर यकीन करें या ना करें, ये सच्चाई है और मुझे यह भी पता नहीं था कि ये यहाँ पर मौजूद है। वहीं पर वो यह कहकर होली स्वर्ड को पकड़ते हुए यह कहता है कि क्या ये सील, अगर मेरी गेस सही है तो। वहीं पर वो यह कहकर काफी एजली होली स्वर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए यह कहता था कि मुझे यह पता था कि ये आसानी से निकल जाएगा। वहीं पर यह देखकर फर्स्ट होली एम्परर भी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर दामन अपने मन के अंदर ये कहता है कि लगता है कि यहाँ पर आधे रास्ते में पीछे रुकना काफी बेकार है। वहीं पर वो आगे स्माइल करते हुए यह कहता है कि और साथ ही साथ मैं फाइट करते हुए काफी कुछ सीख सकता हूँ। वहीं पर वो होली स्वर्ड के एनर्जी को रिलीज करते हुए यह कहता है कि तो चलिए इंटरव्यू को चालू करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। ओके, अलविदा।